दोस्तों 10 करोड़ रुपए और जिले के सबसे अमीर आदमी की बेटी दांव पर लगा दी गई। ऐलान हुआ, जो भी इस खतरनाक हाथी को काबू करेगा वही जीतेगा सब कुछ। दूर से बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन इस हाथी ने सबको धूल चटा दी। कोई हवा में उछला, कोई जान बचाकर भाग गया। पूरा मैदान खामोश हो गया। तभी एक 15 साल का गरीब लड़का आगे आया और बोला, मैं इस हाथी को काबू कर सकता हूं। तू इस हाथी को काबू करेगा? चल देखते हैं। अगर तू इसे काबू कर पाया तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगी और तुझसे शादी भी करूंगी। चैलेंज स्वीकार है। और दोस्तों फिर जो हुआ, पूरे जिले के होश उड़ गए। ऐसा मुकाबला पहले कभी किसी ने नहीं देखा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोपहर की तपती हुई धूप आसमान से जैसे आग बरसा रही थी। बिहार के छोटे से गांव रेशमगढ़ का वह विशाल मैदान आज किसी रणभूमि से कम नहीं लग रहा था। और उस उफनते समंदर जैसी भीड़ के बीच मैदान के ठीक मध्य में खड़ा था एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों के भी हौसले डगमगा जाएं। वह कोई साधारण जानवर नहीं था, वह था गज, एक विशालकाय काला हाथी जिसकी देह किसी लोहे के किले जैसी ठोस थी। उसकी मांसपेशियां हर सांस के साथ ऐसे फड़क रही थीं मानो भीतर कोई तूफान कैद हो। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल, जिनमें क्रोध और चेतावनी दोनों साफ झलक रहे थे। उसके नथुनों से निकलती गर्म भाप उसकी बेचैनी और भीतर सुलगते गुस्से का सबूत दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा हो और फिर सब कुछ तहस नहस कर दे। पूरा गांव कई दिनों से इसी ऐलान से गूंज रहा था, जो भी इस हाथी गज को काबू कर लेगा उसे मिलेंगे पूरे 10 करोड़ रुपए। यह रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दूर के शहरों से नामी गिरामी पहलवान यहां खींचे चले आए थे। कोई पहाड़ जैसी काया लिए था तो किसी के बाजुओं में मानो बिजली दौड़ती थी। हर कोई अपने आप को विजेता समझ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनका सामना ताकत से नहीं, एक तूफान से है। मुकाबला शुरू हुआ। ढोल की थाप और भीड़ के शोर के बीच पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में जीत का सपना। उसने पूरी ताकत झोंक दी, मगर अगले ही पल धड़ाम, गज ने उसे ऐसे उछाला जैसे वह कोई सूखी पत्ती हो। भीड़ की सांसें एक पल को थम गईं। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी दिखाते हुए सूंड को पकड़ने की कोशिश की, मगर गज की रफ्तार बिजली जैसी थी। पलक झपकते ही वह भी धूल में लौट रहा था। एक एक कर कई सूरमा उतरे, हर बार वही अंजाम, धूल, दर्द और टूटता हुआ घमंड। धीरे धीरे मैदान का जोश डर में बदलने लगा। तालियों की जगह सन्नाटा पसरने लगा। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे, यह हाथी नहीं, कोई राक्षस है। इसे ललकारना मतलब मौत को न्योता देना है। उसी सहमी हुई भीड़ के एक कोने में, जहां लोग डर के साए में खड़े फुसफुसा रहे थे, वहां एक अलग ही दुनिया बस रही थी। वहां खड़ा था एक दुबला पतला साधारण सा लड़का, सिर्फ 15 साल का विवेक। उसके मैले कुचैले कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे, जैसे जिंदगी ने खुद उस पर अपने निशान छोड़ दिए हों। पैरों में चप्पल तक नहीं, धूप से झुलसी जमीन पर नंगे पांव खड़ा था वह। लेकिन सबसे अलग थी उसकी आंखें। जहां पूरी भीड़ में डर तैर रहा था, वहां उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, गहरी, स्थिर, अडिग, मानो उसके भीतर कोई तूफान नहीं बल्कि एक शांत समंदर हो। विवेक की दुनिया इस शोर शराबे, इस तमाशे से बहुत दूर थी। वह गांव के घर घर जाकर गाय बैल चराता और उसी से अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जाए तो बस सूखी घास और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जो हर आंधी में कांप उठती थी। उस झोपड़ी के अंदर उसकी मां थी, बीमार, कमजोर और हर दिन मौत से लड़ती हुई।
दवाइयों की कमी ने उनकी खांसी को जहर बना दिया था, जो हर सांस के साथ उन्हें और तोड़ रही थी। और एक कोने में बैठी उसकी छोटी बहन, जो मासूम आंखों से बस अपने भाई को देखती रहती थी, जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। 6 साल पहले विवेक के पिता घर छोड़कर केरल कमाने गए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें लौटने का मौका नहीं दिया। एक हादसा और सब खत्म। उस दिन के बाद से ही उनकी मां जैसे भीतर से टूट गई और बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया। लेकिन जाने से पहले विवेक के पिता उसे एक ऐसा खजाना दे गए थे जिसकी कीमत किसी भी दौलत से ज्यादा थी। जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में विवेक घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ देखता था। वह हैरान होता कि कैसे एक उग्र बैल भी उनके इशारे पर शांत हो जाता था। तब उसके पिता मुस्कुराकर कहते, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद पिघल जाएगा। आज वही आवाज विवेक के कानों में गूंज रही थी। उसने नजर उठाई। मैदान के बीच खड़ा वह विशालकाय हाथी अब भी गुस्से में फुफकार रहा था। उसकी हर सांस जैसे चुनौती दे रही थी। आओ, अगर हिम्मत है तो। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां कोई हाथी नहीं दिख रहा था। उसे दिख रही थी अपनी मां की दवाई, अपनी बहन की मुस्कान, एक नई जिंदगी। 10 करोड़ रुपए उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, वह उम्मीद थी, जीने की वजह थी। अचानक वह आगे बढ़ा, भीड़ को चीरता हुआ, धीरे धीरे लेकिन बिना रुके। लोगों की नजर उस पर पड़ी। पहले हैरानी हुई, फिर ठहाकों की गूंज उठी। अरे ये तो वही गाय चराने वाला है। अब ये हाथी से लड़ेगा। पागल हो गया है क्या? यहां हड्डियां टूटती हैं, खिलौने नहीं मिलते। मगर विवेक के कदम नहीं रुके। उसकी नजरें सिर्फ एक जगह टिकी थीं, उस विशालकाय हाथी पर। वह सीधा बढ़ता गया जब तक कि वह मैदान के उस खास हिस्से तक नहीं पहुंच गया जहां गांव के सम्मानित लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। वहीं एक आलीशान कुर्सी पर बैठी थी प्रियांशी सिंह, सफेद चमकदार वस्त्रों में सजी बेमिसाल खूबसूरती की मालकिन। लेकिन उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर था गर्व और थोड़ा सा घमंड। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिज्ञासा और अहंकार का मिश्रण। यह पूरा आयोजन उसी की जिद पर हुआ था। उसके बगल में खड़े थे उसके पिता प्रताप सिंह, रेशमगढ़ के सबसे अमीर जमींदार। उनके चेहरे पर ऐसा गर्व था मानो उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर सजा रखा हो। और सच भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि ऐलान सिर्फ 10 करोड़ रुपए का नहीं था। भीड़ में फिर से गूंज उठी आवाज, जो भी इस हाथी गज को काबू कर लेगा उसे मिलेगा 10 करोड़ रुपए। एक पल का ठहराव, फिर अगला वाक्य, और प्रियांशी सिंह का हाथ भी उसी को दिया जाएगा। पूरा मैदान एक बार फिर सनसनी से भर उठा। हर नजर अब विवेक पर टिक गई थी। एक तरफ था एक बेकाबू तूफान और दूसरी तरफ एक नंगे पांव दुबला पतला लड़का। विवेक धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ मंच तक पहुंचा और जाकर ठीक प्रियांशी के सामने रुक गया। चारों तरफ शोर था, मगर उस पल जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। आवाज में ना कोई डर, ना कोई झिझक, बस पत्थर जैसी ठोस दृढ़ता। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस हाथी को काबू कर सकता हूं। एक पल पूरा मैदान जम गया, जैसे समय ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। और फिर ठहाका, जोरदार, गूंजता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ। ये हाथी को हराएगा, इनाम के लालच में जान देने आया है। पागल है, बिल्कुल पागल। प्रियांशी ने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी नजरों में तिरस्कार था, हल्की सी दिलचस्पी भी। वहीं पास खड़े प्रताप सिंह की नजरें विवेक के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर टिक गईं। उनके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभरी। बेटा, ये खेल बच्चों के लिए नहीं है, उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा। जहां खड़े हो वहीं से वापस चला जा, जान प्यारी है तो। प्रियांशी ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। उसकी नजर विवेक के चीथड़ों पर ठहरी और होंठों पर एक धीमी मुस्कान तैर गई। पिताजी, रुकिए, उसने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा। देखते हैं इसके अंदर घमंड ज्यादा है या हिम्मत। फिर उसने अपनी उंगली उठाकर सीधे विवेक की ओर इशारा किया। अगर तुमने इस हाथी गज को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें
10 करोड़ रुपए दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। हर कोई सांस रोके खड़ा था। विवेक की आंखों में एक चमक उभरी। वह एक कदम और आगे बढ़ा और उसी ठहराव में बिना झिझक के बोला, अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा। एक पल का विराम, और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। जैसे आसमान में बिजली कड़क गई हो। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। प्रियांशी की आंखों में पहली बार हैरानी की लहर दौड़ी। लोगों के चेहरों पर अविश्वास जम गया। प्रताप सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। ऐ लड़के, वह गरजे, तू यहां से जाता है या नहीं? मरने आया है क्या? लेकिन विवेक नहीं हिला, 1 इंच भी नहीं। उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं, उसकी सांसें शांत थीं, मानो उसने फैसला कर लिया हो, अब पीछे मुड़ना नहीं। कुछ पल बाद प्रियांशी के होंठों पर एक अलग ही मुस्कान उभरी। इस बार वह तिरस्कार नहीं था, वह चुनौती थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, और अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर मेरी गुलामी करोगे। भीड़ में फिर हलचल हुई। सबकी नजरें विवेक पर टिक गईं। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मंजूर है, चैलेंज स्वीकार है। प्रताप सिंह ने अपनी बेटी की तरफ देखा, सिर हिलाया और हंस पड़े। तू भी ना बेटी। मगर अब भीड़ में शोर फूट चुका था। पागल है ये, खुदकुशी करने आया है, अब देखना क्या तमाशा होगा। लेकिन इन सब आवाजों के बीच विवेक अपनी जगह अडिग खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जिद्दी लेकिन शांत, क्योंकि वह जानता था यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं है। यह उसकी मां की आखिरी सांसों से जुड़ी उम्मीद है। यह उसकी छोटी बहन के सपनों का रास्ता है। यह उस जिंदगी की लड़ाई है जहां उसे अब गरीबी में नहीं, इज्जत से जीना है। और आज या तो वह सब कुछ जीत जाएगा या फिर सब कुछ खो देगा। उसके स्वर्गीय पिता की आवाज उसके भीतर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। भीड़ अब भी हंस रही थी। ताने, ठहाके, मजाक, सब कुछ हवा में तैर रहा था। लेकिन विवेक की दुनिया अब बदल चुकी थी। उसकी नजरें बस एक ही जगह टिकी थीं, हाथी गज पर। अचानक धम्म, गज ने जमीन पर ऐसा पैर पटका कि धरती तक कांप उठी। उसकी सूंड से निकली भयावह गर्जना ने पूरे मैदान को हिला दिया। धूल का एक घना गुब्बार आसमान में उठ गया, जैसे तूफान आ गया हो। उसी पल विवेक के मन में एक और तूफान उठा। वह काली रात, जब उसकी मां खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, एक घूंट साफ पानी तक नहीं था। वह बाहर बैठा, घुटनों में सिर छिपाए रो रहा था, बेबस, टूट चुका। काश आज पिताजी होते। उसने धीरे से आंखें बंद की, और जब आंखें खोली तो वह वही डर से कांपता लड़का नहीं था। वह अपने पिता की विरासत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। भीड़ पीछे हट गई। अब मुकाबला शुरू होने वाला था। ताकत बनाम समझ, गुस्सा बनाम धैर्य। विवेक धीरे धीरे आगे बढ़ा, न कोई जल्दबाजी, न कोई आक्रामकता। उसकी चाल में एक लय थी, एक सोच थी। गज ने सूंड उठाई और एक भयानक हुंकार के साथ उसकी ओर झपटा। भीड़ से चीख निकल गई, भागो! लेकिन विवेक नहीं हिला। आखिरी पल में वह बस हल्का सा एक तरफ खिसक गया। गज का वार खाली गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी भयंकर थी कि हवा के झोंके से ही विवेक जमीन पर लुढ़क गया। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा, मगर वह उठ खड़ा हुआ। घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां छिल चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार का नाम तक नहीं था। गज भी जैसे ठिठक गया। अब तक सब उससे ताकत से टकराए थे। यह लड़का पानी की तरह बह रहा था। विवेक ने अपनी सांसों को गज की सांसों के साथ मिला दिया। वह उसकी गर्मी महसूस कर रहा था, उसकी धड़कन, उसका गुस्सा, सब कुछ। और तभी एक मौका मिला। विवेक ने न सूंड पकड़ी, न सामने से भिड़ा। वह बिजली की तरह घूमकर उसके पीछे पहुंच गया। गज बौखला गया, उछला, अपनी पीठ झटकी। विवेक हवा में उछल गया, मगर गिरा नहीं। उसके हाथ लोहे की जंजीरों की तरह गज के शरीर से चिपक गए। पूरा मैदान शांत हो गया। हजारों सांसें थम गईं। उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जब जानवर थकने लगे तो उससे लड़ना नहीं, उसे रास्ता दिखाना। विवेक ने जोर नहीं लगाया, बस खुद को गज की हर हरकत के साथ ढाल लिया। एक लय, एक तालमेल, एक समझ। मिनट गुजरते गए और धीरे धीरे गज का गुस्सा थकान में बदलने लगा।
उसकी रफ्तार धीमी हो गई, भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। विवेक ने अपनी पकड़ बदली, दबाया नहीं, बस इशारा दिया, लड़ाई नहीं की, बस दिशा दी। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह विशालकाय भयानक काला हाथी धीरे धीरे अपने घुटनों पर झुका और बैठ गया। पूरा मैदान स्तब्ध। एक पल, दो पल, फिर बैठ गया। किसी की चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। विवेक ने धीरे से गज के माथे पर हाथ फेरा, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को सुकून दे रहा हो। जो जानवर कुछ पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब एक शांत आज्ञाकारी बछड़े की तरह स्थिर था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ पागल हो गई। कोई ताली बजा रहा था, कोई रो रहा था, कोई बस हैरानी से खड़ा था। ये चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं है। विवेक वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से कांप रहा था, सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, हो गया। फिर अचानक उसे अपनी मां याद आई। यह जीत तालियों की नहीं थी, यह उस एक सांस की थी जो उसकी मां को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी लेकर आया, कोई उसे कंधों पर उठाने को दौड़ा। पहली बार किसी ने उसे गाय चराने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। उधर प्रियांशी सिंह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उसके चेहरे से घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, एक गहरी गंभीरता भी थी। प्रताप सिंह भी सन्न खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन ही ना हो रहा हो कि अभी क्या हुआ। प्रियांशी आगे बढ़ी, माइक्रोफोन के पास पहुंची और पूरे मैदान की ओर देखते हुए बोली, आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ एक सुर में गूंज उठी, इनाम दो, 10 करोड़ दो। विवेक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर इरादा अब भी चट्टान जैसा था। प्रियांशी ने उसे अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक, उसने हांफते हुए कहा। उम्र? 14 साल। भीड़ में फिर हलचल हुई। इतना छोटा? ये तो नाबालिग है। प्रियांशी का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा, चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम एक नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। प्रियांशी के शब्द जैसे हवा में ठहर गए। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। विवेक की आंखों में हैरानी तैर गई। लेकिन मैंने हाथी को काबू किया है, आप सबने देखा है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, सच्चाई थी। प्रियांशी कुछ पल चुप रही, जैसे शब्द तलाश रही हो। फिर धीमे लेकिन साफ स्वर में बोली, हां, तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम सीधे तुम्हें नहीं दी जा सकती। भीड़ में हलचल मच गई। ये नाइंसाफी है, जान इस बच्चे ने जोखिम में डाली है। विवेक के हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। अभी अभी जो उम्मीद का सूरज उगा था, उस पर कानून के काले बादल छा गए। उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। उसने नम आंखों से प्रियांशी की ओर देखा। अब यह सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, यह उसकी मां की सांसों का सवाल था। उसकी आवाज कांपी नहीं, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था जिसने हर दिल को चीर दिया। मुझे पूरे 10 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी मां बच जाए। ये शब्द जैसे पूरे मैदान पर भारी पड़ गए। हर शोर, हर आवाज, सब थम गया। प्रताप सिंह ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। वह कोई लालची लड़का नहीं था, वह एक बेटा था। प्रियांशी की आंखों में अब घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वह धीरे से बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो विवेक, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। इसके बाद बहस शुरू हुई। वकील, कागजात, कानून, नियम, हर कोई अपनी अपनी बात रखने लगा। लेकिन विवेक के पास वक्त नहीं था। हर बीतता पल उसे उसकी मां से दूर ले जा रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सका। अचानक वह भीड़ को चीरता हुआ दौड़ पड़ा। नंगे पांव, घायल शरीर, बहता खून, लेकिन कदम नहीं रुके। वह सीधा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें टूटने लगीं। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में उसकी मां लेटी थी, सांसें भारी, आंखें बंद। विवेक दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आंसू टपककर उनकी हथेली पर गिरने लगे। मां, उठो, मैं जीत गया। उसकी आवाज टूट रही थी,
मां ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मुझे पता था तेरे पिताजी तुझमें जिंदा हैं। विवेक रो पड़ा। मां, अगर उन्होंने पैसे ना दिए तो। मां ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया। बेटा, तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन विवेक के लिए यह काफी नहीं था। उसने पूरी रात आंखों में काटी, हर पल, हर सांस, बस एक ही डर, कहीं देर ना हो जाए। अगली सुबह एक संदेश आया। उसे फिर मैदान में बुलाया गया था। इस बार माहौल बदल चुका था। भीड़ कम थी, लेकिन गंभीरता कहीं ज्यादा। प्रियांशी सिंह वहां खड़ी थी। उसके साथ गांव के सम्मानित लोग भी थे। उसने सीधे विवेक की आंखों में देखा। हमने फैसला कर लिया है। विवेक की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं, इनाम तुम्हारा ही है। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी। लेकिन प्रियांशी ने आगे कहा, पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे। पूरी रकम एक पल का शहर के ठहराव। बड़े अस्पताल को पूरी दी जाएगी, रकम तुम्हारी शहर माँ के बड़े इलाज अस्पताल के को लिए। दी जाएगी। मुझे मंजूर है। तुम्हारी मां के मुझे पैसा इलाज नहीं के मां लिए। चाहिए। सन्नाटा। फिर बिना एक पल गंवाए विवेक बोला, मुझे मंजूर है, मुझे पैसा नहीं, मां चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की कीमत बदल गई। वह अब रकम नहीं थी, वह सांसें थीं, जिंदगी थी। कुछ ही देर में रेशमगढ़ की गलियों में एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। विवेक ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी मां 4 पहियों वाली गाड़ी में जाएगी। स्ट्रेचर पर लेटी मां, कमजोर सांसें, और उनके हाथ को कसकर थामे बैठा विवेक। जैसे हाथ छूटते ही वह उन्हें खो देगा। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर वह सिहर गया। सफेद कोट, तेज रोशनी, मशीनों की आवाजें, सब कुछ एक अलग दुनिया जैसा था। मां को तुरंत आईसीयू में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और विवेक बाहर बेंच पर अकेला रह गया। तभी उसे समझ आया, असल जंग तो अब शुरू हुई है। वहां मैदान में दुश्मन सामने था, यहां दुश्मन दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह था समय। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर बाहर आता, उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसे अपने पिताजी की बात याद आई। मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने अपनों के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी होती गई। ठंडी बेंच, थका हुआ शरीर और जागती आंखें। धीरे धीरे वह वहीं बैठे बैठे ऊँघने लगा, मगर हर बार वह चौंक कर जाग जाता। दिल जैसे किसी अनजाने डर से जकड़ा हुआ था। आखिरकार वह उठकर एक कोने में चला गया। हाथ जोड़े, आंखें बंद की। अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी कहीं मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी मां को बचा लो। उसकी दुआ में शब्द कम थे, लेकिन सच्चाई बहुत गहरी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही अस्पताल की खिड़कियों से अंदर आई, दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर थकान थी। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी मां। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, खतरा टल गया है। बस इतना सुनना था कि विवेक वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उसे पता था, अगर उस दिन वह गज के सामने चट्टान बनकर ना खड़ा होता, तो आज यह दिन कभी नहीं आता। कुछ देर बाद उसे मां से मिलने की इजाजत मिली। कमरे में शांति थी, मशीनों की धीमी आवाजें, और बीच में उसकी मां, आंखें बंद लेकिन चेहरे पर सुकून। विवेक धीरे से उनके पास गया, उनका हाथ थामा। मां, मैं हूं। उनकी उंगलियां हल्की सी हिलीं, होठों पर एक धीमी मुस्कान आई, और उसी पल विवेक को लगा वह 10 करोड़ से भी ज्यादा अमीर है। दिन बीतने लगे। मां की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। विवेक हर दिन उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता, कभी बस चुपचाप उन्हें देखता रहता। एक दिन मां ने धीमी आवाज में पूछा, सच बता बेटा, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? विवेक हल्का सा मुस्कुराया। डर लगा था मां, लेकिन आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। मां की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले, विवेक ने आसमान की ओर देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमकीला लग रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह मां का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रहा था। मां कमजोर थी,
पर अब आंखों में जिंदगी लौट आई थी। विवेक अब सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोपड़ी वहीं थी, गरीबी वहीं, पर अब वहां बेबसी नहीं, हौसला था। गांव वाले जो कभी मजाक उड़ाते थे, अब सम्मान से मिलने लगे। एक दिन प्रियांशी सिंह भी आई, साधारण कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। वह विवेक के सामने आकर रुकी और धीरे से बोली, तुमने सिर्फ हाथी को काबू नहीं किया, तुमने मेरा घमंड भी तोड़ दिया। कुछ पल की खामोशी, फिर, चैलेंज मुझे याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। विवेक ने हैरानी से उसकी ओर देखा। प्रियांशी ने नजरें झुका लीं। लेकिन शादी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। विवेक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता था, दिल नहीं हारना चाहता। बाकी फैसला वक्त करेगा। प्रियांशी की आंखों में पहली बार नरमी थी। समय बदला। विवेक ने मेहनत से नई राह चुनी। मां ठीक हो गई और जिंदगी फिर मुस्कुराने लगी। अब लोग उसकी कहानी सुनाते हैं। नीयत साफ हो, हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। विवेक समझ गया था, ताकत से बड़ी चीज सब्र और प्यार होता है। और यही थी उसकी असली जीत। 10 करोड़ रुपए से भी बड़ी जिंदगी की जीत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए कमेंट में अपना नाम और आप किस शहर से देख रहे हैं ये जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।